फिल्म की शुरुआत होती है एक अंधेरी सड़ी हुई जेल से, जहां एक कैदी को लोहे के हाथ पिंजरे में जकड़ कर रखा गया है। चारों ओर सैनिक खड़े हैं और जनता का हुजूम उस कैदी को देखकर चिल्ला रहा है, हत्यारा, राक्षस। जेलर आदेश देता है, सजा सुनाओ, और गार्ड बोलता है, अदालत ने इसे फांसी की सजा सुनाई है। पर रुकिए, इससे पहले उसके हाथ पैर तोड़े जाएंगे। और यही बात सुनकर वहां मौजूद लोग तालियां बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, वो कैदी कौन है? अब कहानी टाइम लूप में जाती है, फ्लैशबैक। हम पहुंचते हैं कुछ साल पहले पेरिस के सबसे गंदे मछली बाजार में, जहां मांस, खून और बदबू ही बदबू फैली हुई है। वहीं एक मछुआरन औरत नाले के किनारे एक मरा हुआ बच्चा पैदा कर देती है, और पिछले 4 बच्चों की तरह उसे भी सारी मछलियों के साथ फेंकने ही वाली थी। लेकिन ये बच्चा जिंदा था। उसके रोने की आवाज से लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी मां को गालियां देने लगते हैं। वही बच्चा आगे चलकर वो खूनी बनता है। उसका नाम था जीन, पर जीन साधारण नहीं था। उसके 2 खास गुण थे। अन, उसकी सूंघने की शक्ति इंसानी सीमा से परे थी। दी, और अगर कोई उसे छोड़ देता तो उसकी मौत तय थी। उसकी मां को उसके जन्म बाद उसे छोड़ देने के जुर्म में मौत की सजा दे दी गई। और जीन पहुंच गया मैडम गुलाट के अनाथालय में। एक ऐसा अनाथालय जहां बच्चे सिर्फ पैसे कमाने के जरिया थे। अनाथालय के बाकी बच्चे जीन को मारना चाहते थे क्योंकि वो उन्हें अजीब लगता था, लेकिन गुलार उसे बचा लेता है। 22 साल तक जीन एक शब्द नहीं बोलता, लेकिन सूंघकर हर चीज समझ लेता है। थ्रेडिंग की उम्र में गुलार उसे बेच देता है एक जानवरों की खाल के व्यापारी को, और उसके बाद गुलाट मारा जाता है और उसका सारा पैसा लूट लिया जाता है। अब जीन पहली बार शहर के असली रंग, आवाजें और खुशबुएं महसूस करता है। उसी दौरान उसकी नजर पड़ती है एक परफ्यूम शॉप पर, और वहीं उसे आती है एक फल बेचने वाली लड़की की खास खुशबू। वो खुशबू जीन को पागल कर देती है। लड़की उसे फल देना चाहती है, पर जीन उसका हाथ पकड़ लेता है। डर के मारे लड़की भागती है, लेकिन जीन उसे सूंघते हुए ढूंढ निकालता है। वो उसके पीछे छिप जाती चीखती है। जीन उसका मुंह दबा लेता है, और जब वह सांस लेना बंद कर देती है तो जीन देखता है उसकी खुशबू भी खत्म हो चुकी है। जीन हैरान रह जाता है, आखिर खुशबू कहां गई? अब एंट्री होती है पेरिस के मशहूर इत्र बनाने वाले बाल्डिनी की। लेकिन अब उसकी दुकान पर कोई नहीं आता, क्योंकि नए परफ्यूमर आ गए हैं। वो दूसरों की नकल करके जी रहा है। उसी शाम जीन उसकी दुकान पर खाल देने आता है, लेकिन वो वहां रखे इत्रों की खुशबू सूंघता है और कहता है, मैं इससे बेहतर इत्र बना सकता हूं। बाल्डिनी हंसता है, लेकिन जीन को एक मौका देता है, और जब जीन इत्र बनाता है तो बाल्डिनी हैरान रह जाता है, जैसे वो प्यार की खुशबू में डूब गया हो। बाल्डिनी को उसकी पुरानी मोहब्बत याद आ जाती है, और वो समझ जाता है कि ये लड़का एक साधारण इंसान नहीं, एक खुशबू का जादूगर है। इस तरह एक बच्चा जो सड़ी मछलियों के बीच पैदा हुआ था, अब बना है एक ऐसा आदमी जो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू बनाना चाहता है। लेकिन वो इत्र आखिर किस चीज से बनेगा? बाल्डिनी जीन को ग्रिमिल से हासिल करता है, और उसी रात शराब के नशे में डूबा ग्रिमिल एक गंदे नाले में गिरकर मर जाता है। अब जीन बनता है बाल्डिनी के मशहूर इत्रों की असली प्रेरणा। उसकी खुशबू की समझ इतनी जबरदस्त होती है कि पेरिस में बाल्डिनी के इत्रों की मांग आसमान छूने लगती है। लेकिन बाल्डिनी उसे सिखाता है परफ्यूम बनाने की वो कला, जिसे जानकर कोई भी इत्रों का जादूगर बन सकता है। वो बताता है 3 सेट्स होते हैं, और हर सेट में 4 अलग अलग खुशबुएं, मतलब कुल 12 खुशबुएं। इंसान की नाक इन्हीं से परिचित होती है, लेकिन एक 30वीं खुशबू, अगर कोई उस 30वीं खुशबू को बना ले तो वो इंसानों के होश उड़ा सकती है। जीन इसी सोच में डूब जाता है। उसका जुनून बन जाता है, मैं ये कर सकता हूं, और वो बाल्डिनी से उसकी तकनीकें सीखने का वादा करता है, दुनिया को सबसे बेहतरीन इत्र देने का। बाल्डिनी बताता है कि उसने पेरिस आने से पहले एक मशीन बनाई थी, जिसमें डेट्सन फूल एक साथ बोतल में डाले जाते थे। एक दिन जीन बाल्डिनी के सामने रोता हुआ आता है और कहता है, तुमने झूठ कहा, यह तरीका काम नहीं करता। लोहे और कांच की खुशबू को बोतल में कैद नहीं कर पाया। बाल्डिनी घबरा जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसकी प्रतिष्ठा न डूब जाए। अब जीन पूछता है कोई दूसरा तरीका। बाल्डिनी बताता है जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने का तरीका, और फिर वो उसे भेजता है ग्रास, लेकिन बदले में लेता है ठीक फार्मूले। जैसे ही जीन वहां से निकलता है, बाल्डिनी का घर भर भरा कर गिर पड़ता है।
और उसकी मौत हो जाती है। अब जीन आजाद है, पहली बार महसूस करता है अब मैं किसी का गुलाम नहीं। ग्रास पहुंचने के दो रास्ते हैं, गांव के रास्ते या पहाड़ों से। जीन चुनता है पहाड़ों वाला रास्ता। वहीं उसे एक गुफा मिलती है जहां वह कई दिन तक रहता है। सपनों में उसे वो फल बेचने वाली लड़की दिखती है, वो लड़की जिसकी खुशबू ने उसके जीवन को बदल दिया था। एक सुबह बारिश में भीगते हुए उसे एहसास होता है मेरे शरीर की खुद की कोई खुशबू नहीं है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और अब उसका मिशन बन जाता है इंसानों की खुशबू कैद करना। ग्रास की तरफ बढ़ते हुए उसे फिर से वही लड़की मिलती है, लॉरा, एक अमीर आदमी रिचिस की बेटी। अब जीन ग्रास पहुंचता है। वहां वो एक महिला के लिए काम करता है, लेकिन उसका पति बहुत सख्त निगरानी करता है। जीन जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के दो तरीके सीखता है। पहले तरीके में वो एक लड़की को मारता है लेकिन असफल हो जाता है। दूसरे में एक वेश्या को मारता है, उसके शरीर पर चर्बी लगाकर एक कपड़े में लपेटता है और फिर वही तरीका इस्तेमाल करता है, बाल्डिनी का तरीका। अब वो सफल हो जाता है। वो अपनी बनाई हुई खुशबू एक कुत्ते पर आजमाता है और कुत्ता पागल हो जाता है। अब शुरू होती है उसकी सीरियल किलिंग। वो बनाता है 13 बोतलों का एक सेट, मतलब हर बोतल कुलाई एक हत्या। लॉरा के बर्थडे पार्टी में जीन भी पहुंचता है, लेकिन लॉरा बच जाती है और उसी दौरान दो जुड़वां लड़कियां गायब हो जाती है और अब पता चलता है वो दोनों लड़कियां मारी जा चुकी हैं और उनकी खुशबू से बनी है जीन की पहली 2 बोतलें। अब शहर में डर फैल जाता है। लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। हर घर बंद, हर चेहरा सहमा हुआ और जीन वो 12 बोतलों का सेट बना लेता है और अब 3वीं बोतल का इंतजार है। अब जीन के पास सिर्फ एक बोतल की कमी थी, 13वीं बोतल, जिसे पूरा करने के लिए उसे लॉरा की हत्या करनी थी। रिचिस को भी समझ आ गया था ये हत्याएं बिना मकसद के नहीं हो रही। हर लड़की जवान थी और उनके शरीर पर कोई भी छेड़छाड़ के निशान नहीं थे। ये हत्यारा कोई आम दरिंदा नहीं, ये कोई और ही खेल खेल रहा है। अब चर्च के पादरी भी मदद के लिए सामने आते हैं और तभी एक आदमी दावा करता है मैं उस हत्यारे से बच निकला। सुनते ही पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन रिचिस को यकीन नहीं होता। वो चाहता है कि उसकी बेटी लॉरा हर हाल में सुरक्षित रहे और अगली ही सुबह वह ग्रास छोड़ देता है, लॉरा को लेकर भाग जाता है। लेकिन जीन अपनी खास सूंघने की शक्ति से लॉरा का पता लगा लेता है। इधर जीन के कमरे से बाल और कपड़े मिलते हैं। ड्रूट नाम का सहकर्मी ये सब देखता है और पुलिस को जानकारी देता है। अब पुलिस को पता चलता है ये आदमी सीरियल किलर है जिसने कई लड़कियों को मारकर उनकी खुशबू बोतलों में बंद की है। रिचिस और लॉरा एक होटल में रात गुजारते हैं। रिचिस लॉरा के कमरे की चाबी अपने पास रखता है, लेकिन जीन चुपचाप वो चाबी चुरा लेता है। अगले दिन जब रिचिस कमरे में जाता है, लॉरा की लाश उसके सामने पड़ी होती है। वो टूट जाता है, चीखता है, रोता है और उधर जीन वो बना चुका होता है 13वीं बोतल। अब कहानी वापस वही लौटती है, 2 दिन बाद की सजा। लोगों की भीड़ जमा है, हर कोई देखना चाहता है उस दरिंदे का अंजाम। जीन को जेल से बाहर लाया जाता है और उसी वक्त वो परफ्यूम की बोतल का ढक्कन खोल देता है। हवा में इत्र उड़ता है और पूरा शहर मदहोश हो जाता है। फांसी देने वाला घुटनों के बल गिर जाता है और रोते हुए कहता है ये निर्दोष है। जीन एक रुमाल निकालता है और उस पर इत्र छिड़ककर हवा में लहराता है। पूरा शहर एक दूसरे से प्यार करने लगता है। कभी न मिलने वाले लोग अब एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई अमीर, कोई गरीब, सब बराबर हैं। जीन देखता है यह है वो ताकत जिससे लोग एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। उसे याद आती है वो फल बेचने वाली लड़की जिससे वो कभी प्यार नहीं कर पाया। अब जीन खुद को अकेला महसूस करता है। वो रोने लगता है। तभी आता है रिचिस तलवार लेकर उसे मारने के लिए, लेकिन परफ्यूम की खुशबू उसे भी झुका देती है। वो जीन के कदमों में गिरकर माफी मांगता है। जीन समझ चुका है मैं जो बनाना चाहता था वो बन गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जीन शहर छोड़ देता है। लोगों पर से परफ्यूम का असर अब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब जीन वापस लौटता है जहां उसका जन्म हुआ था, वो मछली बाजार, वही कीचड़, वही गंदगी और वही गली। वो अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल निकालता है और पूरे इत्र को अपने ऊपर छिड़क देता है। उस गंध से सब लोग खिंचे चले आते हैं। कुछ चौंकते हैं,
कुछ मुस्कुराते हैं और वो सब उसे खा जाते हैं। इसी तरह जीन बैप्टिस्ट ग्रेनोए की कहानी वहीं खत्म हो जाती है, पर उसका परफ्यूम अमर हो जाता है।